सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल करेंगे, उसकी वोकैबुलरी करेंगे, उसके साथ साथ एक शानदार आप लोगों को मैं सेशन देने वाला हूं जिसमें आप लोगों को एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, एक टेस्ट टाइप मिलेगा, क्वेश्चंस का एक शानदार सिलेक्शन मिलेगा और जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रख के हम आपको लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉमन एरर्स, उसके साथ ही और बहुत सारी चीज़ें सेशन में होने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को अंत तक जरूर देखें। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हम रोजाना ही सेशन को एक बूस्टर थॉट से शुरू करते हैं, एक शानदार थॉट जो आपको इंस्पायर करे। और आज का थॉट हमारा ये है, देखिए कितना शानदार थॉट है, आप इसको समझेंगे। और ये है हमारा थॉट, द ओनली थिंग शुड स्टे विद अस। जो एक अकेली चीज है जो हमारे साथ रहनी चाहिए इज हार्ड वर्क। वो कौन है? हार्ड वर्क। यानी हमें हमेशा किसमें विश्वास करना चाहिए? हार्ड वर्क में विश्वास करना चाहिए। निश्चित रूप से जो लोग हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं, जो लोग मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो लोग अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, वे लोग निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो आप लोग भी बेटा हार्ड वर्क कीजिएगा, सही दिशा में हार्ड वर्क कीजिएगा, अपने गोल सेट करके हार्ड वर्क कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। ये चीज़ हमारे साथ हमेशा रहनी चाहिए, हार्ड वर्क। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आप पे जो हम इस सेशन में आपको पढ़ाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को देने वाले हैं, वो सब आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर उपलब्ध हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं वो देखिएगा आप लोग। इस सेशन में हम द हिंदू का एडिटोरियल करने वाले हैं, द हिंदू एडिटोरियल। उसके बाद हम द हिंदू वोकैबुलरी भी करेंगे, द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। उसके बाद एसएससी, आईबीपीएस, एयरफोर्स, नेवी के क्वेश्चंस भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने साथियों के साथ इसको जरूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी हम आप लोगों से आशा रखते हैं। जो लोग रोजाना ये सेशन देखते हैं वो जानते हैं कि हम रोजाना आप लोगों को एक वार्म अप क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं? वार्म अप क्वेश्चन। और इस वार्म अप क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको समझ के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। जो बच्चे गंभीरता से तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से आंसर देते हैं। तो ये कल वाले का आंसर था, किन किन का सही हुआ वो देख लेना। जर्नलिस्ट पत्रकार होते हैं। जर्नलिस्ट आर नॉट एनिमीज ऑफ द स्टेट। पत्रकार राज्य के दुश्मन नहीं होते हैं। पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ सिटीजन। पॉलिटिकल अब्यूज, राजनीतिक दुरुपयोग। पॉलिटिकल अब्यूज का मतलब होता है राजनीतिक दुरुपयोग ऑफ सिटीजन। सिटीजन का राजद्रोह का जो मुकदमा होता है वो क्लोज मस्ट एंड, उसको क्या करना चाहिए? अंत करना चाहिए। यानी जो राजनीतिक दुरुपयोग है किसका? राजद्रोह की जो धारा है, जो क्लोज है, उसका जो राजनीतिक दुरुपयोग है उसको एंड किया जाना चाहिए, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये है। तो अब हम पढ़ते हैं आज के जो वार्म अप क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से कल वाले की तरह। ये हम टाइम्स ऑफ इंडिया से लेते हैं। जो वार्म अप क्वेश्चन होता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल से कोई लाइन होती है ये। तो आप लोग इसको जरूर सोल्व करने की कोशिश किया करें। देखो बेटा, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। कोई आपको कितना पढ़ा देगा, कितना भी समझा देगा, अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको ये विश्वास रखना ही पड़ेगा अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ। आप कितने दिन डरेंगे? आपको करना ही पड़ेगा। आप लोगों को कम से कम 2 लोगों में जरूर विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने खुद में, और उसके बाद में जिससे आप पढ़ रहे हैं आपको उसमें भी पूरा विश्वास रखना चाहिए। आपको मुझ में भी पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये हमारे साथ रहेगा, हमारा साथ देगा। ये जो बता रहा है वो हमारे अच्छे के लिए बता रहा है। अगर ये कह रहा है
कि हमें इसको लिखना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें इसको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए ही चाहिए। क्या है देखिएगा, इवन एज द, ये आज का है, आपको इसको ट्रांसलेट करना, मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। इवन एज द वायरल पेंडेमिक हैज क्रिपल्ड मैनी बिजनेसेस, इट हैज गिवन राइज टू एन अल्टरनेटिव इकोनॉमी। ये सेंटेंस है आज का। आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस सेंटेंस को आपको समझ के लिखना है। बेटा आपकी समझ इसी बात से डेवलप होगी कि आप सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आपको दोनों तरीके से ट्रांसलेट करना आना चाहिए। मैं कल से आप लोगों को एक हिंदी सेंटेंस भी दूंगा, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये हमारे वार्म अप का जो क्वेश्चन है, इनको हम इस तरह से करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। ये है मैच द फॉलोइंग। इस सेशन में हम इडियम्स लेते हैं। इडियम्स का मतलब मुहावरे होते हैं जो कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, कुछ भी हो, चाहे उसमें आपसे पूछे जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि एसपी बख्शी की जो बुक है, कम से कम वर्ड पावर के लिए इस बुक को सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम आप लोगों को ये सीरियल वाइज करवा रहे हैं, रोजाना 4-4, 5-5 करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एसपी बख्शी का जो वर्ड पावर है वो कंप्लीट हो जाए आप लोगों के लिए। देखिएगा क्या है इसमें बेटा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है एप्पल पाई ऑर्डर। आपको एप्पल पाई ऑर्डर का बताना है क्या मतलब होता है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है एकदम परफेक्ट व्यवस्थित तरीके से जो चीज़ होती है उसको एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है इन ए परफेक्ट ऑर्डर और नीटनेस। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इसको एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं। जिस तरीके से आपका कमरा है वो एप्पल पाई ऑर्डर में है, आपकी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से हैं, तो आप कहेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। दूसरा है हमारा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला, और लेजिटिमेट, वैधानिक, कानूनी, सही तरीके से किया हुआ जो होता है उसको अबव बोर्ड कहते हैं। आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं न कहीं एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये सब वही हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तीसरा देखिएगा एज फिट एज अ फिडल। क्या है एज फिट एज अ फिडल? इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ही इज एज फिट एज अ फिडल। इतना मजबूत है फिडल के इतना, यानी वह बिल्कुल भी एकदम स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। और लास्ट वाला जो इडियम है वो है एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है आपके पास अभी काम करने के लिए कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल बिना काम के हैं, आप बिल्कुल निठल्ले हैं अभी, उसको कहते हैं एट अ लूज एंड। इट मीन्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ। अभी आपको करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका जो सही वर्ड है वो है अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है आप किसी भी काम में नहीं लगे हुए हैं। या फिर दूसरा वर्ड देखिएगा इसका, नॉट हैविंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर टू डू। कुछ भी विशेष आपके पास करने के लिए नहीं होता है, तो उसका मुहावरा प्रयोग करने के लिए क्या कहेंगे, एट अ लूज एंड, ये कहेंगे। ठीक है, याद हो गया आपके? याद हुआ कि नहीं हुआ, ईमानदारी से बताना। हो गए तो अब इसका टेस्ट रख लेते हैं तुरंत ही। इसका नीचे टेस्ट रखते हैं। आप लोगों को 4 सेंटेंस मिलेंगे और 4 सेंटेंस में ऊपर के जो 4 मुहावरे हैं वो आपको यूज़ करने हैं। देखिएगा पहला जो है, देयर हाउस इज ऑलवेज इन। उनका घर हमेशा रहता है किसमें? तो आप यहाँ लिख देंगे एप्पल पाई ऑर्डर। क्या लिख देंगे? एप्पल पाई ऑर्डर लिख देंगे। याद हो जाएगा, रिवीजन भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। वी फेल्ड, हमने महसूस किया, द जजिंग, जजिंग का जजमेंट है। वी फेल्ड द जजिंग वॉज ऑल एंड फेयर। हमने महसूस किया कि जो जजिंग था यानी न्याय करने का जो काम था वो फेयर था और कैसा था, ऑनेस्ट था। फेयर के साथ हम क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट लिखेंगे। और ऑनेस्ट के लिए हमने एक मुहावरा यूज़ किया, इडियम यूज़ किया है। कहाँ है देखिएगा वो, और उसको आप लोग क्या कहेंगे, अबव बोर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, अबव बोर्ड कहेंगे। ठीक है, तो याद हो गया आप लोगों के। उसके बाद देखिएगा माई ग्रैंड मदर इज, मेरी ग्रैंड मदर इज 90 ईयर्स ओल्ड। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो 90 ईयर्स ओल्ड हैं।
बट लेकिन सी इज, लेकिन वो क्या है, फिट है। तो उसके लिए एक मुहावरा हमने यूज किया था, कौन सा, याद कीजिएगा, एज फिट एज अ फीडर यूज किया था ना। तो यहां हम लिख देंगे एज फिट एज ए फीडल, FEEDLE, एज फिट एज अ फीडर। तो चीज आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद में देखिएगा, एडोलेसेंट्स जो जवान बच्चे होते हैं, आर मोस्ट लाइकली टू गेट इनटू ट्रबल। मोस्ट लाइकली कौन, बहुत ज़्यादा संभावना होना, गेट इनटू ट्रबल, वे समस्या में फंस जाते हैं, व्हेन दे आर, जब वे होते हैं, फ्री, जब उनके पास कोई काम नहीं होता है। और इसके लिए एक मुहावरा हमारे पास, एट अ लूज एंड, तो हम लिख देंगे इसमें एट ए लूज एंड। मुझे लगता है चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। 4 मुहावरे यदि आपको ठीक लगे हों तो बेटा आप लोग अभी इस चैनल को अपने साथियों के साथ साझा कर दें, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं इसको, क्योंकि इस प्रकार का सेशन आप लोगों को बहुत कम जगह मिलने वाला है। यूट्यूब पे कम से कम आप लोगों को फ्री में, बहुत सारे लोग चैनल चलाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा के, उसके बाद में कहेंगे ये हमारा कोर्स है, इसकी ये रेट है, इसकी ये रेट है। तो अभी आप लोगों को ये सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं यहाँ, तो क्यों नहीं आप फ्री का फ़ायदा उठाइएगा। रोज़ाना 11 बजे इसकी क्लास होती है, रोज़ाना 11 बजे आप लोगों को लाइव क्लास होती है, तो आप रोज़ाना 11 बजे सुन सकते हैं। 60 दिन तक यदि आप लोगों ने इसको लगातार सुना तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें आपको होमवर्क भी देते हैं, आप लोगों का टेस्ट भी लेते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछते हैं, और द हिंदू का हम एडिटोरियल भी लेते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और फिर भी यदि आपको इससे कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये हमने एसपी बख्शी से किया। अब उसके बाद देखिए कॉमन एरर्स पढ़ेंगे आज हम। कॉमन एरर्स हम एमबी प्रीवियस ईयर्स के जो हैं, देखो एमबी के प्रीवियस ईयर्स के सेट आते हैं, आप जानते हैं, एसएससी के भी सेट आते हैं, जो बच्चे अच्छी तैयारी वाले वो इन सेट्स को क्लियर करते हैं, बैंक पीओ के भी आते हैं। तो आज हमने बैंक पीओ वाले लिए हैं, और ये जो पहला सेट था, जो बैंक पीओ एसबीआई 1991 में जो पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ इसमें एरर है ये आप पहले आप लोग इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आप लोग देखें कहाँ एरर है, इसकी पीडीएफ पे जाएं, वहाँ अपने आप को चेक करें, और उसके बाद यहाँ देखें, अपना मैच करें किसका कितना सही होता है। पहला देखिए सेंटेंस है, नो हिल स्टेशन, कोई हिल स्टेशन नहीं है, इज एज ब्यूटीफुल एज, इतनी सुंदर एज दार्जिलिंग, जितनी कौन है, दार्जिलिंग है, विद इट्स सीनिक ब्यूटी, अपनी सीनिक ब्यूटी के साथ। और नो एरर, कहाँ एरर हो सकता है इसमें देखिएगा, इसमें जो एरर है वो आप लोगों को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड एरर है, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड एरर लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो है क्या इसमें, जब आप लोगों को एज वगैरह से कंपेयर करना होता है, तो उसमें यदि आपको नो लिखना है तो नो के साथ आप यदि एनी लिखते हैं, नो लिखते हैं, तो उसके साथ आपको अदर वर्ड यूज करना पड़ता है, देन एनी अदर बॉय। यदि आप कंपेरेटिव बनाएंगे तो आप देन अदर बॉय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देन एनी अदर बॉय। तो नो के साथ भी किसका प्रयोग होना चाहिए, नो अदर बॉय लिखा जाना चाहिए। यदि आप नो और एनी के बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में अदर वर्ड नहीं लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, अदर वर्ड नहीं लिखेंगे आप पे, तो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जिससे से राहुल इज बेटर देन, राहुल इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, मानो ये सेंटेंस है, देखिएगा, राहुल इज बेटर देन, राहुल इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, या एनी बॉयज, तो ये गलत हो जाएगा, एनी अदर बॉयज इन द क्लास लिखा जाना चाहिए। उसी तरह से नो के बाद भी क्या लिखना चाहिए, अदर लिखा जाना चाहिए। तो ये इसमें आपका एरर था, बाकी पूरा सेंटेंस कोई समस्या नहीं है। नो अदर हिल स्टेशन, इज आना चाहिए, सिंगुलर है। पॉजिटिव में एज का प्रयोग होते हैं, नो अदर हिल स्टेशन इज एज ब्यूटीफुल एज दार्जिलिंग, जितनी कौन है, दार्जिलिंग है, विद इट्स सीनिक ब्यूटी। एक बात और ध्यान रखना आप लोगों को, इसमें तो ये एरर है, अगर ये एरर नहीं होता तो भी हम कहते हैं कि नो के बाद एज का प्रयोग करने की बजाय किसका प्रयोग करना चाहिए, शो का प्रयोग करना चाहिए। अगर यहाँ एज के स्थान पे क्या देता, शो देता, तो और ज़्यादा ठीक रहता। मानो यहाँ एरर नहीं होता,
और फिर पूछता एरर कहाँ है, तो ये भी हम एरर कह सकते हैं इसको कि एज के स्थान पे क्या होना चाहिए था, शो होना चाहिए था। उसके बाद देखिएगा वन ऑफ द मोस्ट, इसको भी आप लोग पहले सोल्व कर लीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, एक बहुत ज़्यादा फैले जाने वाली बुरी हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ टबैको, और वो क्या है, टबैको का यूज़ करना है, वो है तम्बाकू का सेवन करना है। तो इसमें एरर कहाँ, ये देखिएगा। इस प्रकार के एरर भी बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो ये पूछे हुए क्वेश्चन से तो हैं ये, तो आप लोगों को और किस स्तर की तैयारी चाहिए, आप लोगों को इसी स्तर की तैयारी चाहिए। कल एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर जी ज़्यादातर टीचर्स ऐसा होते हैं कि अधूरे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, जानबूझ के पूरा नहीं बताते हैं, ताकि फिर उनके चीज़ें उनको ऑफलाइन में मिलें, बच्चे उनके पास ऑफलाइन जाएं, या फिर उनके जो कोर्स वगैरह हैं उनको परचेज करें। तो बेटा इस तरह का अपने यहाँ कुछ भी नहीं है, हम जो भी आपको बताना चाह रहे हैं फुल बताना चाह रहे हैं, और ऑफलाइन कोचिंग का भी मुझे ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप लोग यहाँ ही पूरी चीज़ें समझें, अपनी जो चीज़ आपको समझनी है पूरी समझें। यहाँ कोई कम चीज़ समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। ये देखो ये है वन ऑफ द के बाद, ये रूल है, इसमें समझिएगा आप लोग। वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द, इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। और उसके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। जिस तरीके से एक समझिएगा, वन ऑफ, ये है वन ऑफ द बॉयज, ये देखिए वन ऑफ के बाद में क्या गया, बॉयज आ गया, और जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, इज, सिंगुलर आएगी। तो ये देखिएगा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट के स्थान पे क्या आना चाहिए था, बैड हैबिट्स आना चाहिए था। ये होना चाहिए था बैड हैबिट्स, HABITS, बैड हैबिट्स। और उसके बाद में ईच वर्ब है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे, दो नियम आज हमने सीखे। देखो वैसे भी इंग्लिश को आप पे ग्रामर सीखना चाह रहे हैं तो 100 सेंटेंसेस आप कितने सेंटेंस में सीख सकते हैं, 100 सेंटेंसेस में। इस प्रकार का एक कोर्स हम ला रहे हैं जिसमें आपको 100 सेंटेंस करवाए जाएंगे, और 100 सेंटेंस से ग्रामर के लगभग 100 नियम आपको बिल्कुल अच्छे से, गोल्डन 100 रूल्स आपको पूरी तरह से करवा दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं डबल ब्लैंक्स इन ए सेंटेंस। SP गुप्ता की बुक है, उसमें बैंक PO की कुछ क्वेश्चन हैं। एक ही सेंटेंस में आपको 2 ब्लैंक मिलेंगे, आपको पता करना है कि उनमें कौन सा आना चाहिए। पहला देखिएगा, द काउंटर क्लर्क, काउंटर पे जो क्लर्क बैठा है, बाबू बैठे हैं, वॉज वेरी बिजी, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, एंड नॉट पे टू समीर्स रिक्वेस्ट, और समीर की रिक्वेस्ट पे के बाद यदि रिक्वेस्ट आता है तो आप मान के चलना पे अटेंशन टू रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट पे ध्यान देना, पे अटेंशन, ये आपसे समझ लो। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने से इस प्रकार की चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। इस तरह से पे अटेंशन, ATTENTN, पे अटेंशन होता है, ध्यान देना, उसको पे अटेंशन कहते हैं। पे अटेंशन टू माई रिक्वेस्ट, पे अटेंशन टू माई प्रपोजल, प्रस्ताव, पे अटेंशन टू माई रिक्वेस्ट, पे अटेंशन टू माई डिमांड। इस प्रकार पे अटेंशन आता है। तो पे के बाद क्या आएगा, यहाँ अटेंशन आएगा। देखो कौन से में अटेंशन है, इसमें अटेंशन है बस, ठीक है। उसके बाद डिड यहाँ करके देखते हैं क्या आता है कि देखो, द काउंटर क्लर्क वॉज वेरी बिजी एंड डिड नॉट पे अटेंशन, और उसने ध्यान नहीं दिया समीर्स रिक्वेस्ट। ये होता है सोल्व करने का तरीका। एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सोल्व हो, इसके लिए बेटा आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और इस सेशन में हम आप लोगों को प्रैक्टिस ही तो करवाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस लेते हैं, अलग अलग अच्छी अच्छी बुक्स से लेते हैं। और आप लोगों को क्या चाहिए बताओ, देखो बिजी एंड कैनॉट पे, देखो कैनॉट पे हेल्प, हेल्प के साथ पे नहीं आता है। देखो यहाँ कुड नॉट पे कोऑपरेशन, कोऑपरेशन के साथ नहीं आता है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो ये था हमारा आज के सेशन का पहला जो सेगमेंट था, पहला जो हिस्सा था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके दूसरे हिस्से में आते हैं, और दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं, द हिंदू का एडिटोरियल लेते हैं। द हिंदू एडिटोरियल
और उसके साथ द हिंदू वेकअप प्लस ग्रामर लेते हैं तो आप इस सेशन को भी ज़रूर देखें, इस सेशन को भी पूरा सुने ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएँ, बहुत अच्छे से। ये देखिएगा क्या है सेशन, देखिएगा एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है, अभी पढ़ते हैं। ए कोटा केस, ए आर्टिकल है, केस नाउन है और कोटा इसके लिए एडजेक्टिव है। ए कोटा केस, कोटा का मतलब यहाँ रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ आरक्षण है, आरक्षण का एक केस। ए कोटा केस होता क्या, देखो तमिलनाडु सरकार ने इस प्रकार का एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश पास किया है, उस अध्यादेश से संबंधित ये इस पूरे के पूरे आर्टिकल में आप लोगों को समझाया गया है। क्या समझाया गया है वो हम इसको पढ़ने के बाद देखते हैं। ये इसकी सब हेडिंग है, सब हेडिंग देखिएगा इसकी क्या लिखा हुआ है इसमें। अफर्मेटिव एक्शन मस्ट, ये देखो ये है अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कदम, मस्ट गो जाने चाहिए, मस्ट मॉडल है, गो उसके बाद वर्ब है, बियॉन्ड द सर्च फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स। देखो अफर्मेटिव एक्शन है, ये पॉलिटिकल टर्म है। पॉलिटिकल टर्म का मतलब होता है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं बच्चे, संविधान पढ़ते हैं, उनको पता है अफर्मेटिव एक्शन वे होती हैं, सरकार की कुछ पॉलिसीज होती हैं, सरकार के कुछ डिसीजंस होते हैं और इन डिसीजन में सरकार क्या करती है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो कैसे लोग होते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उनको सहायता देने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है बाकी लोगों से। जिस तरीके से उनको कोई कमज़ोर वर्ग है उनके लिए अलग से छूट दी जाती है, उस छूट को जो कहते हैं वो कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। समझ में आ गई, ये पॉलिटिकल टर्म है तो आप इसको समझिएगा। तो वो जो एक्शन है मस्ट गो बियॉन्ड, वो किसके पार चली जानी चाहिए, वो कहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मस्ट गो बियॉन्ड का मतलब होता है उस चीज़ के पार चले जाना, निश्चित रूप से उससे आगे चले जाना, निश्चित रूप से वहाँ तक सीमित नहीं रहना। अफर्मेटिव एक्शन मस्ट गो बियॉन्ड द सर्च फॉर, किसकी तलाश से ऊपर चला जाना चाहिए, फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अल्पकालिक, पॉलिटिकल डिविडेंड्स का मतलब होता है राजनीतिक लाभ, यानी राजनीतिक लाभ की तलाश से आगे चला जाना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए, वहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। क्या, अफर्मेटिव एक्शंस। यदि पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट्स कुछ इस प्रकार के कदम उठाती हैं बाकी लोग, कमज़ोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, तो वे सब चीज़ें राजनीतिक फ़ायदे के सर्च, राजनीतिक फ़ायदे को खोजने से ऊपर होने चाहिए, उसका वास्तविक मकसद लोगों को हेल्प पहुंचाना होना चाहिए, पॉलिटिकल डिविडेंड्स नहीं होना चाहिए। ये देखो पॉलिटिकल डिविडेंड है, बहुत शानदार वर्ड है, राजनीतिक लाभ। वी मस्ट नॉट डू इट फॉर पॉलिटिकल डिविडेंड्स, हमें राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग दिस फॉर पॉलिटिकल डिविडेंड्स, ज़्यादातर पॉलिटिकल डिविडेंड्स के ही लिए कर रही हैं। तो इस प्रकार से फ्रेजेस बना के आप चीज़ों को क्या करेंगे, याद करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। पहला वर्ड को भी इसी तरीके से याद करेंगे, अफर्मेटिव एक्शन। द गवर्नमेंट इज टेकिंग अफर्मेटिव एक्शंस फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप इस तरीके से बोलेंगे, क्या है कि सरकारें जो हैं वो अफर्मेटिव एक्शंस ले रही हैं, किसके लिए, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आप कहेंगे द गवर्नमेंट्स आर टेकिंग अफर्मेटिव एक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस प्रकार से आप बार बार यूज करेंगे तो आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश भी बहुत शानदार हो जाएगी और आप लोगों की ग्रामर, लिखना, पढ़ना, सब चीज़ें आप लोगों की बहुत मजबूत होने वाली हैं। अब देखिए बेटा, हमने इस पैराग्राफ के नीचे यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। सबसे पहले अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, देखिए पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉलिटिकल राजनीतिक भेदभाव होता है, किसके लिए, जो गरीब लोग हैं उनके साथ सकारात्मक भेदभाव किया जाता है, यानी उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है कि वो थोड़ा ऊपर उठ जाएं, बाकी लोगों से उनको अलग रखा जाता है। या फिर स्टेप्स टेकन टू इंक्रीज, वे कदम जो टेकन लिए जाते हैं टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द रिप्रेजेंटेशन, किनका, प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, ऑफ वुमेन, महिलाओं का, मिनोरिटीज़, अल्पसंख्यक लोगों का,
पुअर इन एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वे कदम जो क्या करने के लिए, गरीब लोगों का, मिनोरिटीज़ का, पुअर लोगों का क्या बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, किसमें, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में, वे कदम क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव कहलाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि राजनेता उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी कदम बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग, मस्ट गो, इसको समझिएगा, मस्ट गो। मस्ट गो का मतलब क्या है, देखिएगा, मस्ट मॉडल है, इसका मतलब ऑब्लिगेशन होता है, बाध्यता होती है, ऐसा करना ही चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आनी चाहिए। मॉडल के बाद आप यहाँ मस्ट के साथ एस या एस, सॉरी गो के साथ एस या एस नहीं लगा सकते हैं। ये देखो अफर्मेटिव एक्शन सिंगुलर है, लेकिन यहाँ गोज नहीं आएगा, क्योंकि मस्ट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म का मतलब जो वास्तव में फॉर्म है, बस इसके साथ कुछ नहीं। कैसे, एग्जांपल समझिएगा, राहुल वर्क्स हार्ड, तो राहुल के साथ सिंगुलर था, हमने एस लगा दिया, लेकिन देखो राहुल शुड वर्क्स हार्ड नहीं आएगा। सब्जेक्ट तो अभी भी हमारा राहुल ही है, और सब्जेक्ट इज राहुल इटसेल्फ, राहुल है, लेकिन क्या किया हमने, वर्क्स के साथ, वर्क के साथ हम क्या नहीं लिख सकते, वर्क्स नहीं लिख सकते। किसकी वजह से, शुड की वजह से नहीं लिखते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ लिख के भी दिखाया है क्लियर करके, एस को अंडरलाइन किया है, तो ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। क्यों, शुड के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेटा आप लोग इसकी पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि ये सब आप लोगों को पीडीएफ में वहाँ मिलेगा, तो आप जी चाहें तब इसका रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे या तो तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीरता से लें बेटा इन सब चीज़ों को। उसके बाद में एक वर्ड आया था हमारा डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब होता है प्रॉफिट होता है। एक्चुअली ये वर्ड कहाँ होता है, जब कंपनीज वगैरह में शेयर्स जो होते हैं उनके लाभांश के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश होता है, शेयर होता है, लाभ का जो हिस्सा होता है उसको शेयर कहते हैं, उसके लिए डिविडेंड वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद ये आपको पता चली गया कि ये क्या है, आपका सब्जेक्ट ये है। इसमें हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जरूर पता होना चाहिए। ये है वह सब्जेक्ट और ये इसके वर्ब है। उसके बाद देखिएगा, कोटा पॉलिटिक्स इज बैक। कोटा पॉलिटिक्स, ये हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, क्योंकि ये क्या आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कोटा पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन वाली पॉलिटिक्स इज बैक, वापस आ गई है। इन प्ले, रोल में, बैक इन प्ले का मतलब होता है वापस उसकी भूमिका आ गई है। बैक इन प्ले, ठीक है, वापस से उसने अपना भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। बैक इन प्ले, कोटा पॉलिटिक्स इज बैक इन प्ले टू फेवर, किसके लिए, फेवर करने के लिए। दिस टाइम, इस बार कोटा पॉलिटिक्स वापस अस्तित्व में आ गई। कोटा पॉलिटिक्स वापस एक्टिव हो गई, आप ये मान लेगा। टू प्ले, टू फेवर, किसको फेवर करने के लिए। दिस टाइम, इस बार किसको फेवर करने के लिए है, स्टूडेंट्स फ्रॉम, स्टूडेंट्स को कहाँ से, फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन तमिलनाडु। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनको फेवर करने के लिए एक बार फिर से कोटा पॉलिटिक्स इज इन इट्स रोल, उसने अपने वापस से मूवमेंट में आ गई है, वापस से सक्रिय स्थिति में आ गई है। बैक इन प्ले होता है। आगे देखिएगा, द कैबिनेट्स नॉट, नॉट होता है किसी चीज़ के लिए हाँ भरना, इस तरीके से सी लहरा के, ठीक है, टू से यस। कैबिनेट्स नॉट, कैबिनेट की जो यस है किस पे, ऑन मंडे, किस दिन, मंडे के दिन। आप ये जानते हैं दिन दिनांक के लिए उनका प्रयोग होता है, किस लिए, फॉर एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के लिए, एक अध्यादेश के लिए। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये पॉलिटिक्स वाले बच्चे बताएंगे, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और जो जीएस की तैयारी करते हैं, उनको पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस क्या है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये आप मुझे बताइएगा। मैं इसको आप बता दें, ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। अभी मैंने एक शब्द काम में लिया था, अध्यादेश। तो सरकार ने हाँ भरी है किसके लिए, ऑर्डिनेंस के लिए, टू क्रिएट। और वो ऑर्डिनेंस क्या है,
क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए है ऑर्डिनेंस ए हॉरिजॉन्टल 7.5%, जो क्या क्रिएट करेगा, जो क्या बनाएगा, जो क्या अस्तित्व में लाएगा, हॉरिजॉन्टल 7.5% रिजर्वेशन लाएगा वो। उसकी वजह से क्या आएगा, ऑर्डिनेंस की वजह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आएगा कितना परसेंट, 7.5%। अभी हम जिक्र करेंगे हॉरिजॉन्टल क्या होता है रिजर्वेशन। ऑफ द स्टेट्स कोटा, किसके, स्टेट के कोटा में, ऑफ सीट्स, किसके लिए, सीट्स के लिए, इन मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट कोटा है उसमें 7.5% हॉरिजॉन्टल होगा, इज अ वेल इंटेंडेड मूव, ये क्या है, एक सही उद्देश्य के लिए उठाया गया कदम है। वेल इंटेंडेड, सही उद्देश्य के लिए, वेल यानी अच्छा, इंटेंडेड का मतलब जिसका मकसद अच्छा हो, मूव यानी कदम, टू एड्रेस, क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ पुअर रिप्रेजेंटेशन, किसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, किसकी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए, पुअर रिप्रेजेंटेशन, कम प्रतिनिधित्व है। पुअर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कम प्रतिनिधित्व है, किसका कम प्रतिनिधित्व है, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल से, इन एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस, एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेस में, विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही अस्तित्व में रहा है, इवन प्रियर टू, किससे पहले, इवन, इवन यानी भी, प्रियर यानी पहले, टू इंट्रोडक्शन ऑफ नीट फॉर एडमिशन, जो इंट्रोडक्शन ऑफ नीट, नीट का जब इंट्रोडक्शन किया गया, जब ये अस्तित्व में आया फॉर एडमिशन के लिए, उससे पहले ही उनका कम प्रतिनिधित्व है। किनका कम प्रतिनिधित्व है, गरीब लोगों का, और उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये कदम क्या उठाया है, ठीक उठाया है। अब समझिएगा आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें तो ये आपका सब्जेक्ट था, ये हमने आपको बता दिया। यहाँ से शुरू करते हैं, कैबिनेट्स नोट, ये आपका क्या है, इसका सब्जेक्ट है कैबिनेट्स नोट, ये ऑन संडे मंडे जो भी था, फॉर एन ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के लिए, टू क्रिएट हॉरिजेंटल 7.5% रिजर्वेशन, क्या बनाने के लिए, 7.5% हॉरिजेंटल। दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल होता है जिसमें SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं, और महिलाओं को, गरीबों को, इस प्रकार का रिजर्वेशन दिया जाता है, हैंडीकेप्ड जो हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको जो तो क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कहते हैं। तो सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जो 7.5% हॉरिजेंटल क्या देता है, रिजर्वेशन देता है, ऑफ द स्टेट्स कोटा, स्टेट कोटा का, ऑफ सीट्स, किसके लिए, सीट्स इन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, इज, ये देखिए हम ये समझा रहे हैं, इज, इसका सब्जेक्ट ये है, कैबिनेट्स नोट, एज ये सब्जेक्ट है इसका, देखिएगा, ठीक है। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, आपको पढ़ा होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तब उसके अनुसार वर्ब आएगी। एरर यदि आता है तो इसके स्थान पे क्या लिखा होता, आर लिखा होता, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के बाद आपको लगता कि आर आना चाहिए, जबकि आर नहीं। बात किसकी क्या है एक वेल इंटेंडेड मूव, कैबिनेट्स नोट, कैबिनेट का जो ये निर्णय है, उसके बाद देखिएगा वेल इंटेंडेड मूव ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर देखिएगा ये जो हैज़ बीन आया है, ये किसके लिए आया है, प्रॉब्लम ऑफ पुअर रिप्रेजेंटेशन, ये इसके लिए आया है। हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, वो पहले से ही अस्तित्व में रही है, किसके पहले से, प्रियर टू का मतलब पहले से ही, प्रियर टू का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले से ही होना। द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए जो नीट का इंट्रोडक्शन किया था उसके पहले से ही इस प्रकार की चीज़ें अस्तित्व में थी। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहला तो है कैबिनेट्स नोट, कैबिनेट की नोट ये पजेसिव है। पजेसिव यूज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूज ऑफ लगा के, और एक यूज होता है अपोस्ट्रोफी एस। यहाँ जो लगाया गया है वो क्या लगाया है, कैबिनेट्स ऐसे लगाया गया है, कैबिनेट्स प्लस अपोस्ट्रोफी, ठीक है। यदि निर्जीव कुछ होता है तो वहाँ ऑफ लगाया जाता है, सरकार को सजीव माना जाता है, ठीक है, टाइम के लिए, वेट के लिए, सबके साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है। लेकिन यदि ये होता जिस तरीके से द चेयर्स लेग नहीं आता, ये चेयर्स लेग ये नहीं आता, चेयर्स लेग क्या होता, द लेग ऑफ द चेयर, निर्जीव है इसलिए क्या लिखना चाहिए था, द लेग ऑफ द चेयर, इस तरीका से लिखना चाहिए था। तो एक तो ये इसमें समझने की बात थी। उसके बाद था वेल इंटेंडेड मूव, ये था एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन।
जब आपके पास एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो, नाउन भी हो, तो सबसे पहले आप एडवर्ब लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद नाउन लिखेंगे। जिस तरह से वेरी, ब्यूटीफुल और गर्ल, तो इसमें वेरी एडवर्ब है, ब्यूटीफुल नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव, और गर्ल है। उसके बाद एक देखिएगा वेल वर्सेस गुड। वेल एडवर्ब होती है और गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये एडवर्ब है वेल यहाँ, क्योंकि देखो इंटेंडेड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ वेल आई है, तो ये वेल क्या है यहाँ, एडवर्ब है। और गुड क्या होता है, जिस तरह से ही सी इज ए गुड बॉय, सी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल, तो गुड क्या है यहाँ, एडजेक्टिव। तो गुड एडजेक्टिव होता है और वेल क्या होती है, एडवर्ब होती है। और एक जो हमने इसमें पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, क्योंकि हमने देखा है देखो कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब यूज हुई है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें देखी हैं। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। इसके नीचे भी थोड़ा एडिटोरियल है जिसको हमने, जो हमें इसमें लिखना था वो सब लिखा हुआ है, आप पे इसको भी ज़रूर पढ़ें। और इसकी PDF आप कहाँ से ले लेंगे, टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।